खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत है। इस्तकबाल आप सभी का 5 बज चुके हैं। प्रोग्राम 5 के पंच के साथ मैं हूं आसिफ रशीद, जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। 5 के पंच में आज दारुल-हुकूमत दिल्ली के अंदर हुकूमत साजी की कोशिशें जारी हैं, इस ताल्लुक से बात करेंगे। और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में भी एक बयान के बाद सियासत खूब गरमाई है। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से इस पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया जा रहा है। साबिक़ वज़ीर आला के पोस्ट पर और उसके बाद बैक टू बैक हमने देखा कि जम्मू से और श्रीनगर से दोनों जगहों से पार्टी रहनुमाओं की तरफ से इस पर बयानात, सफाइयां भी पेश की जा रही हैं, लेकिन दीगर मामलात पर भी हैं, उन पर आगे चलकर बात करेंगे, डिटेल वाइज तबसरा करना। मगर उससे पहले 5 बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। टॉप 5 में वो 5 खबरें जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में और सुबह से आप सबसे ज्यादा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख और सुन रहे हैं या फिर उन पर किसी न किसी तरीके से अपनी आरा का इजहार करते हैं। तो टॉप 5 में सबसे पहली खबर श्रीनगर से, जहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या जीएमसी श्रीनगर ने जो अंडर ग्रेजुएट क्लासेस थी, सरगर्मियां फिलहाल रोक दी हैं। क्लास वर्क परसों यानी 8 जून तक मुअत्तल रहेगा। इसके लिए ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं। इंतजामिया की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया जिसमें कहा गया कि अंडर ग्रेजुएट क्लासेस 6 यानी आज से 8 जून 2024 तक सस्पेंड रहेंगी। और कॉलेज में गैर मकामी मेडिकल तालिब इल्म की जानिब से मुबैना तौर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक पोस्ट पर यह एहतजाज शुरू हुआ और जीएमसी ने एक्स पर एक पोस्ट में इसकी तस्दीक की कि उसने बाज़ाब्ता तौर पर इस वाक़े का सख्ती से नोटिस लिया है। कवायद के तहत ज़रूरी कार्रवाई के लिए 13 HODs और हेड ऑफ यूनिट्स जो है उन पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है, तहकीकात चल रही है। इधर तमाम मुतल्लिका अफराद से दरख्वास्त की गई है पुलिस हुकाम की जानिब से कि कैंपस में अमन व अमान को बरकरार रखा जाए। जीएमसी श्रीनगर की इंतजामिया की तरफ से मवासलत की वसूली पर जहाँ IPC की दफ़ा 153 और दीगर मामलात के मुतल्लिक जो है वो बात की गई है, लेकिन साथ साथ बड़ी बात है कि पुलिस हुकाम की जानिब से भी जो लोग भी इश्तिआल अंगेज कार्रवाइयों में या उकसाने में शहरियों को मुलव्विस होंगे उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। इसकी तस्दीक IGP कश्मीर की जानिब से थोड़ी देर पहले प्रेस ब्रीफिंग में की गई और कहा गया कि किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो किसी के मजहबी जज्बात को मजरू करे। श्रीनगर के इस वाक़े के बाद फिलहाल सूरत हाल मुकम्मल तौर पर अमन है, लेकिन सख्त नोटिस इस वाक़े का लिया गया है। अब मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है इस तालिब इल्म के खिलाफ। दूसरी कार्रवाई जो आपसे थोड़ी देर पहले हुई, एक टूरिस्ट को बचाया गया जिला गांदरबल के सब डिवीजन कंगन में, जहां पर रिवल क्लिनिक इलाके के अंदर सेल्फी लेने के दौरान एक सयाह या जो एक टूरिस्ट था पैर फिसलने की वजह से गिरकर नाला सिंध में फंस गया। वाक़ई की इतला मिलने के बाद SHO गुंड, इंस्पेक्टर लतीफ अली और बाकी जो SDRF के कंसर्न लोग थे वो मौके पर पहुंचे। मकामी लोग पहुंचे नाला सिंध पर और सयाह को दरिया से बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन 40 मिनट तक चला। पुलिस बयान के मुताबिक सयाह बाहिफाजत दरिया से निकाला गया, रेस्क्यू चलता रहा। और बड़ी बात, इसके बाद मशवरा भी उन तमाम लोगों को दिया गया जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सयाहती सरगर्मियों के लिए जाते हैं, एहतियात बरतें, खासतौर से उन इलाकों में जहां पर खतरात इस तरह के ज्यादा हैं। तीसरी खबर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट ने आज 20 रोजा गरमाई तातीलात का ऐलान कर दिया है। छुट्टियों का दौरान यहाँ 10 जून से नाफिजुल अमल होगा और 29 जून तक कामकाज बंद रहेगा। इस सिलसिले में हाई कोर्ट से जारी एक हुक्मनामे के मुताबिक 10 से 15 जून 2024 तक हाई कोर्ट में मुकम्मल तातीलात रहेंगी। अदालत ने फौरी नवीयत के तमाम मामलात की समाअत करने के मकसद से श्रीनगर और जम्मू विंग में 2 जजेस को नामजद कर दिया और जम्मू विंग के अंदर जस्टिस राहुल भारती 17 से 22 जून तक फौरी मामलात की समाअत करेंगे और जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी 24 से 29 जून के दरमियान अदालत में की सदारत करेंगे। श्रीनगर विंग में जस्टिस मोक्षा खजूरिया काजमी 17 से 22 जून तक मामलात की समाअत करेंगे और जस्टिस वसीम सादिक नरगल 24 से 29 जून 2024 तक अदालत में मामलात की समाअत करेंगे। फिलहाल कामकाज जो है अभी इस वक्त चल रहा है, 10 जून से की छुट्टियां होंगी। चौथी खबर, जो लोग नेशनल हाईवे पर सफर करना चाह रहे हैं, लद्दाख, यूनियन टेरिटरी या वादी कश्मीर जाना चाह रहे हैं या कश्मीर से जम्मू की तरफ आना चाह रहे हैं, उनके लिए जरूरी अपडेट है क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि आज रात नाशरी और बनिहाल के दरमियान जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर फौरी मुरम्मत और देखभाल का काम किया जाएगा, जिसके नतीजे में नेशनल हाईवे के इस हिस्से में किसी भी किस्म की नकलो हरकत की इजाजत नहीं होगी। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक 6 जून की शाम 7 बजे से यानी आज शाम 7 बजे से किसी भी गाड़ी या मवेशियों को ले जाने वाली जो गाड़ियां उनको भी काजीगुंड से रामबन की तरफ सफर करने की इजाजत नहीं होगी। और इसी तरीके से नगरोटा जम्मू से शाम 6 बजे के बाद और उधमपुर से शाम 7 बजे के बाद किसी भी गाड़ी को नकलो हरकत की इजाजत नहीं होगी। और मुसाफिरों को सख्ती से मशवरा दिया गया है कि मुरम्मत का काम मुकम्मल होने तक सफर करने से वो गुरेज करें ताकि किसी भी तरीके से जान माल के नुकसान से बचा जा सके और दौरान सफर मुश्किलात पेश ना आए। पांचवी खबर आपके सामने, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से कल हो सकता है कि 12वीं जमात के जो सालाना बाकायदा इम्तहानात हुए थे नताइज का ऐलान हो जाए, इसके इम्कानात हैं।
बोर्ड के आला अहदेदारान की जानिब से कुछ खबरसां इदारों के साथ बात करते हुए इस बात की तस्दीक की गई है कि 12th क्लास के जो रिजल्ट्स हैं उनका ऐलान करने की कोशिश जारी है, लेकिन अब मुमकिन तौर पर कल सुबह इसका ऐलान हो सकता है। इधर 10वीं जमात के नताइज के बारे में भी जो मालूमात है कि मुमकिन तौर पर नताइज का ऐलान 15 जून से पहले कर दिया जाएगा, यानी आइंदा एक हफ्ते के दौरान तलबा को तमाम तर जानकारी मिल जाएगी। जो बच्चे या जो तलबा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने 12th के बाद कॉलेजेस का रुख करना है, एडमिशन के हवाले से कहीं पर दरपेश मुश्किलात थी, उस ताल्लुक से भी इंतजामिया की जानिब से साथ साथ आगाह किया जा रहा। तो कल सुबह हो सकता है 12th का, और उसके बाद परसों जाकर 1-2 दिनों के बाद ही आपके सामने रिजल्ट्स आ जाए 10th क्लास के भी। ये 5 खबरें थी जो अब तक सबसे ज्यादा पढ़ी और देखी जा रही हैं टॉप 5 में आपके सामने। यहां से आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ मेहमान भी ज्वाइन करेंगे और अहम तरीन मौजू पर बात करेंगे, और ये मौजू है जम्मू कश्मीर या दारुल हुकूमत के अंदर होने वाली सियासत पर। सबसे पहली खबर इस समय आपके सामने, या जहां पर जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से एक तज्जिया किया गया। एक्स पर एक पोस्ट होता है जिस पर सख्त रद्द-ए-अमल आने का सिलसिला इस वक्त जारी है, और बड़ी बात इस वक्त यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब बड़ी बात इस वक्त यह है कि पीडीपी और दीगर जमातों की तरफ से इसे गलत बयानिया करार दिया गया है जो उमर अब्दुल्ला की जानिब से एक्स पर पोस्ट किया गया। और ये सारी बातें उस वक्त हो रही हैं जब आप देख रहे हैं कि साबिक वज़ीर आला की जानिब से एक मारूफ एक वेबसाइट पर एक जो पोस्ट शेयर की गई, या उसमें कुछ बातें अपने ख्यालात का इजहार वहां पर भी किया गया, लेकिन उसके बाद जो कुछ ट्विटर पर लिखा गया या एक्स पर जो कुछ कहा गया वो भी जरा आपके सामने रखते चलें। उमर अब्दुल्ला की तरफ से आज सुबह जब आंख खुली तो पहली बात उनकी तरफ से रखी गई इंजीनियर रशीद के मुतालिक, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर से उमर अब्दुल्ला और सज्जाद गनी लोन जो बिलतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे, और हाल ही में इख्ताम पजीर होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के मुतालिक जो तज्जिया और तबसरा किया जा रहा, उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज जो कमेंट किया गया, ये जो बात लिखी गई, जेल में बंद इंजीनियर अब्दुल रशीद, अलमारूफ इंजीनियर रशीद के हाथों शिकस्त के बाद एनसी के सदर को नाइब सदर को सोशल मीडिया पोस्ट का सहारा लेना पड़ा, और कहा कि इंजीनियर रशीद की जीत, जिसको खित्ते के अंदर अलहदगी पसंदी की बहाली से जोड़ने पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा। असल में जिन अल्फाज का इस्तेमाल उनकी जानिब से किया गया कि द राइज ऑफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बीजेपी साल 2014 से 2018 के दरमियान हुकूमत जो बनी उसको भी हदफ तनकीद बनाया गया। ये एक पोस्ट उनकी तरफ से लिखी जाती है जिस पर उनको टारगेट किया गया, और इसी तरीके से आप देखेंगे तो इंजीनियर रशीद की जीत पर जो बात उन्होंने लिखी, एग्जैक्टली जो उन्होंने अल्फाज लिखे वो मैं आपको बताता चलूं। इंतखाबी मुहिम में अपनी तकारीर में उनके बेटे यानी इंजीनियर रशीद के बेटे की तरफ से लोगों को वोट डालने के लिए, ना कि वोट से बचने के लिए या बाइकआउट की सियासत का हिस्सा बनने के लिए कहा गया। उमर अब्दुल्ला इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए, लेकिन जो असल में जिसके लिए उनको टारगेट किया जा रहा है, जो उनकी तरफ से कहा गया, उन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर अलहदगी पसंदी को इंजीनियर रशीद की जीत बाख्तियार बनाएगी, एम्पावर करेगी, और कश्मीर के अंदर वो इस्लामी तहरीक जिसको शिकस्त दी जा चुकी है, जिसको अवाम ने हराया है, उस तहरीक को उम्मीद का एक नया एहसास इंजीनियर रशीद की ये जीत देगी। ट्वीट आपके सामने जो साबिका ट्विटर और मौजूदा एक्स पर उमर अब्दुल्ला की तरफ से लिखा गया, ये बैक टू बैक उनके 2 ट्वीट्स आए। उसके बाद हमने देखा कि कई तरह से जब उन पर मजीद रिएक्शन काफी सख्त आया तो वो आगे भी इस पर बात करते हुए नजर आए, लेकिन उनके इस ट्वीट के बाद एक और पोस्ट आती है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से पहला रद्द-ए-अमल आया, मायूसी का इजहार इसमें किया जाता है, और इंजीनियर रशीद की जीत दहशतगर्दी या फिर इंतहा पसंदी के साथ जोड़ने पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने पलटवार किया और उमर अब्दुल्ला को 1987 तक की सूरत हाल याद दिलाई। और इतना ही नहीं, कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो उस वक्त जो बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाकर तब्दील हुई, वो सारी बातें, फिर जमात इस्लामी का जिक्र किया गया और कहा गया कि फिर जो कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं विद इन स्टेट, माजी में रहे हैं या आज के वक्त में सूरत हाल, इनडायरेक्टली उमर अब्दुल्ला या शेख खानदान को उसके साथ जोड़ने की या फिर जिम्मेदार ठहराने की कोशिश हुई। ये बैक टू बैक, ये आप कह सकते हैं कि एक्स पर एक तरह से ये क्लैशेस शुरू हुई। दूसरी तरफ इंजीनियर रशीद की तरफ से जो मैसेज आया वो भी बड़ा जरूरी है आपके सामने रखना, क्योंकि जीत के बाद पहला रद्द-ए-अमल था। विख्यात ओबराय जो उनके काउंसिल हैं, उनके जरिए वो अवाम से मुखातिब हुए तिहाड़ जेल से, जहां वो तकरीबन 4 से 4.25 वर्षों से इस वक्त जेल में हैं। इंजीनियर रशीद की तरफ से पैगाम आता है जिसमें सियासी रहनुमा तो वो हैं ही,
जानिब से भी अवाम के नाम जो है वो पैगाम दिया गया, मुबारकबादी के पैगामात भी आ रहे थे। और इस बीच आपको बताते चले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की जानिब से एक तरह से वॉर ऑफ वर्ड्स भी आप कह सकते हैं, जिसमें दोनों जमातों की तरफ से एक दूसरे को हदफ तनकीद बनाया गया। और साथ साथ ये भी आप कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की जानिब से इस तरह का ये पहला बयानिया था जो खास तौर से समाजी राब्ता साइटों के जरिए ही या किसी न किसी तरीके से सामने आया, जिस पर एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है। इस पर जरा गुफ्तगू और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहां पर यह भी आपको बताना जरूरी है कि कुल मिलाकर यूनियन टेरिटरी के अंदर 5 सीटों पर जो इंतखाबी नताइज सामने आने थे वो आ चुके हैं। अवाम का जो मैंडेट है वो रखा जा चुका है, उसका एहतराम करना ना करना और इस तरह की तज्जिया या तबसरा ये जो बातें इस वक्त हैं सोशल मीडिया पर हो रही हैं। मेहमानों का भी रुख करेंगे और साथ साथ आप तस्वीरें देखेंगे मुख्तलिफ हिस्सों से जो तस्वीरें हम तक पहुंची या जो जश्न था पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, उसमें भी हमने मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तरह तरह के बयान देखे। लेकिन आज का बयान जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। बातचीत जरा शुरू करते हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान इस पर ज्वाइन करेंगे और इस मौजू पर गुफ्तगू करना इसलिए भी जरूरी क्योंकि जम्मू कश्मीर के सियासी गलियारों में आज सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर बात हो रही है, सबसे ज्यादा किसी पर तज्जिया और तबसरा हो रहा है, तो वो साबिक वज़ीर आला और जो पार्टी के नायब सदर हैं उनके बातों को सबसे ज्यादा इस वक्त देखा परखा या फिर उन पर किसी ना किसी तरीके से तज्जिया और तबसरा हो रहा है। हमारे साथ 4 खास मेहमान इस वक्त ज्वाइन किए हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ शेख ओवैस साहब हैं, श्रीनगर से हमें इस वक्त ज्वाइन किए हैं। शेख ओवैस साहब वेलकम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। साहिल बशीर साहब भारतीय जनता पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, श्रीनगर से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रफीक राथर साहब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से हमें ज्वाइन किए हैं, उनके पास भी चलेंगे। और हमारे साथ फिरदौस बाबा भी ज्वाइन करेंगे जो थोड़ी देर में हमारे साथ ज्वाइन करने वाले हैं अवामी इत्तेहाद पार्टी से। लेकिन पहले जरा मैं आपके पास आऊंगा, शुरुआत में आप ही से करूंगा। शेख ओवैस साहब, उमर अब्दुल्ला साहब का जो एक्स पर जो उनने अपने ख्यालात का इजहार किया, जीत पर जब ग्रेसफुली वो पहले जो कुछ भी रहा उसको वो कबूल कर चुके थे, असूली शिकस्त कबूल उन्होंने उसी वक्त कर ली थी जब अभी रिजल्ट्स आ रहे थे। 4 जून को दोपहर को पहला उनका पोस्ट सामने आ गया था। लेकिन क्या जरूरत महसूस की गई कि 3 दिन बाद इस तरह की बात की जाती है जहां पर जम्मू कश्मीर का एक आप कह सकते हैं कि भारी मैंडेट से एक उम्मीदवार जो नुमाइंदगी शायद ना करे जेल के अंदर है लेकिन कामयाब तो हुआ है, लेकिन ये जो इल्जाम अब लगा है कि आप उस मैंडेट की कहीं ना कहीं एहतराम नहीं कर रहे हैं, किस तरीके से इसको देखेंगे? और ये जो उमर अब्दुल्ला साहब कहना चाह रहे थे इसका मतलब क्या है, जिसके बाद आपको आप ही के जो हामी थे, आपके दाएं बाएं जो लोग इत्तेहाद में आपके शामिल थे, सबसे पहले वही आप पर बरस पड़े हैं? ओवैस साहब, नहीं देखिए, जिस तरह आप कह रहे हैं कि जिस ट्वीट की आप बात कर रहे हैं वो ट्वीट बेसिकली परवीन स्वामी ने वो लिखा था। वो ट्वीट वो बेसिकली जहां तक मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूं वो चीज को कि लाइक कि जो उमर साहब ने वो फिर वो शेयर किया ट्विटर पे, वो दिखाना चाहते हैं कि देश में लाइक जो कि इंजीनियर रशीद साहब जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो वो उनका बेसिकली देश का नजरिया कि परवीन स्वामी भी आपको पता है एक जाने माने चेहरे है एक वहां पे, तो उनका वो ख्याल कि देखिए देश आज क्या सोच रहा है कि इंजीनियर रशीद का जो इलेक्शन लड़ना है वो है क्या। तो मैं तो उसी अंडरस्टैंडिंग पे हूं, क्योंकि ये जो बाकी जो आप अगर आपको इसके बारे में पूरा आंसर वो तो उमर साहब ही फिर बोल सकते हैं कि जहां तक हम तक ये न्यूज आई कि ये देखिए कि आज देश में लोगों ने इस पे क्या पॉइंट आउट किया, वो सोच उन्होंने आप लोगों के सामने फॉरवर्ड कर दी। लेकिन शेख साहब मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं ना कि अगर आप इस तरीके से कहेंगे तो शायद ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता था कि इंजीनियर रशीद साहब या उमर साहब या सज्जाद साहब जो भी जीतते, ठीक था कम मार्जिन से हो सकता है, इतनी बड़ी तादाद में वोटिंग परसेंटेज, पहले लोग वोट डालने आए और उसके बाद उसका आपने वेलकम किया, बहुत अच्छे से स्वागत कर रहे थे, बातें की जा रही थी। उसके बाद एक लीडर को जो 4.5 लाख से ज्यादा वोट लेता है, फिर तमाम उन लोगों को ऐसी सूरत हाल के साथ जोड़कर देखा जाता है या मंसूब कर दिया जाता है कि ये तमाम के तमाम इंतहा पसंद। देखिए जो नजरिया गया है या जो बात की जा रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस डायरेक्टली तमाम लोगों को एक टैग लगा रही है, इस पर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ी संजीदगी के साथ न सिर्फ मंथन करने की जरूरत है बल्कि जवाब भी देना पड़ेगा।
लोगों में तो एक मैसेज गया है कि उमर अब्दुल्ला फ्रस्ट्रेशन इस तरीके से निकाल रहे हैं कि तमाम लोगों पर टैग निकाल दिया। नहीं, आप इसको एक अलग एंगल से ले रहे हैं। जहां तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो ट्वीट आया है ये परवीन स्वामी से आया है। ये ट्वीट, ये उमर साहब का जो बयान था, जो ट्वीट करना, इसको रिट्वीट करना, ये बता रहे थे कि देश में नजरिया क्या बना इस चीज को लेके। देखिए, हम किसी को टैग करेंगे नहीं। हमने तो, हमारे कायद ने, उमर साहब ने तो वेलकम क्या, मुबारकबादी तो पहले ही कर दी थी कि हाँ जी ये जीत रहे और हमारे तरफ से मुबारकबादी। वरना अगर वो करना होता तो जैसे आपने कहा तो हम पहले डिक्लेयर ही नहीं कर लेते वो चीज को, जो कि काफी लोगों ने पसंद किया कि जी ये जो जीत थी, ये जो हो गया वो हो गया। बट इस रियलिटी में भी आप आ जाइए कि वो जो वोट था वो लोगों को भी पता था, वो एक इमोशनल वोट डाला गया ग्राउंड पे, जो कि उसके रशीद साहब के जो फर्जंद थे अबरार, उन्होंने तो क्लियर लोगों को कहीं पे रोया, उन्होंने कहीं पे उन्होंने वोट मांगा जेल के नाम पे। वो तो क्लियर आपके सामने भी है और लोगों के सामने भी है कि बड़े इमोशनल हुए लोग उस चीज को लेके। बट लोगों को ये नहीं पता है कि वोट के नाम से आप किसी को जेल से निकाल नहीं पाओगे। और जो चार्जेस मैं आपसे ये पूछ रहा था कि उनके दो ट्वीट्स आए, उन्होंने, आप उन चार्जेस पे भी जरा बात कीजिए। मैं बिल्कुल उस पे भी करूंगा। मैंने कल के प्रोग्राम में भी इस पर गुफ्तगू की थी और इस बातचीत को आगे बढ़ाया था। इंजीनियर रशीद साहब की वो तारीफ इस बात पे कर रहे हैं कि जो लोग वोट नहीं डालना चाहते थे, उनके बेटे ने उनको बोला, ये ठीक है, ये काबिले तारीफ है। लेकिन मैं डायरेक्टली आपकी तवज्जो इस जानिब मबजूल कराना चाह रहा हूं। क्या अवाम को आपने बताया कि इंजीनियर रशीद साहब पे क्या चार्जेस लगे हैं? मैं कल भी बता चुका हूं कि मुल्क और रियासत मुखालिफ मुकदमे और फिर जो टेरर फंडिंग तक के जो केसेस हैं उस पर एक ब्रीफली हमने प्रोग्राम किया। वो अलग बात है शायद आपने ना देखा हो। मैं कह रहा हूं उमर साहब ने जो लिखा, इन दो अल्फाज को आप गौर से देखिएगा, इन अल्फाज को आप गौर से पढ़िएगा, जिसमें वो ये कैसे कह रहे हैं कि अलहदगी पसंदी दोबारा से बहाल हो जाएगी अगर कोई दूसरा एमपी बन जाता। फिर ये सिर्फ इंजीनियर रशीद साहब से क्यों हुई? नहीं, मैं आपको वही रिपीट कर रहा हूं कि जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग उस ट्वीट को लेके है, जहां तक मैंने देखा कि कि इनफैक्ट मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं कि हमने उस बारे में बात भी की अपने हेडक्वार्टर्स पे। ये बेसिकली जो परवीन स्वामी जी का जो ट्वीट था, बेसिकली जिन्होंने ये लिखा था, उन्होंने उस चीज को फॉरवर्ड किया कि देखिए मुल्क में आप इस चीज को कैसे लोग शेख फिरदौस साहब यकीन के साथ मैं कह रहा हूं, यकीन के साथ आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, बहुत काबिल हैं, बहुत सटीक जवाब देते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है आप इस सवाल से बच रहे हैं। अभी भी आपके सामने सारी सच्चाई है। नहीं, देखिए, आप कह रहे हैं कि मैं सच्चाई से बच रहा हूं। मैं अभी खुले अल्फाजों में कह रहा हूं कि रशीद इंजीनियर साहब को जो वोट पड़ा वो जेल के नाम पे मांगा गया, वो एक इमोशंस के नाम पे मांगा गया। वो ये था कि मैं आपके चैनल के माध्यम से वो क्लियर करूं, वो एक मिशन था उमर साहब को हराना, कि उनका पार्लियामेंट में उनकी एंट्री ना होना। अब हम देखेंगे इंजीनियर रशीद को ये जो जेल के नाम पे, देखो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आप वोट के नाम पे जेल से आप रिलीज तो होएंगे नहीं। ये कार्ड प्ले किया गया, वही आप आने वाले टाइम में आप कुछ टाइम वेट कीजिए, सारा पिक्चर, हमें पूरा यकीन है, सारा पिक्चर अवाम के सामने आ जाएगा, क्या हकीकत थी क्या हकीकत नहीं थी। चलिए, मैं जरा रफीक राथर साहब के पास भी जाऊंगा। रफीक साहब, आपको प्रॉब्लम क्या हुई? जो ट्वीट है उसमें कुछ गलत तो नहीं है, शेख फिरदौस साहब बता रहे हैं, हकाइक पर मबनी जो बात है वो उनने रखी है, तो सबसे पहला आपका ही रद्द-ए-अमल न सिर्फ आया बल्कि बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आपके कैंडिडेट की तरफ से आया, श्रीनगर से वहीद साहब की तरफ से। गलत क्या लग रहा है? देखिए, इससे पहले कि मैं चंद गुजारिशात करूं, मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग ने इलेक्शन जीते हैं, 5 लोग हमारे यहाँ से और एक लद्दाख से, सारे के सारे लोगों को मेरी तरफ से दिल की अभी गहराई से मुबारकबाद। मैंने सोशल मीडिया पर भी इन सारे लोगों को मुबारकबाद दी है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जो ट्वीट की आपने बात की, देखिए इंजीनियर रशीद साहब जेल में है, इसमें कोई शक नहीं। अब उन पर क्या चार्जेस हैं क्या चार्जेस नहीं है, लेकिन आज तक कोई भी चार्ज उनके खिलाफ
अभी 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 प्रूव नहीं हुआ है, ना ही कोई मुकदमा उनके खिलाफ हुआ है, ना ही वो कन्विक्ट हैं। दूसरा ये कि वो जब उन्होंने फॉर्म भरा था एक प्रोसेस के जरिए गए, डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के जरिए उन्होंने फॉर्म भरा है। उनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ, उसके बाद एक वेव सी बन गई उनकी फेवर में। अब मुझे पता नहीं कि लोगों को क्या इशू है। अगर वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के जरिए फॉर्म भरते हैं, उनका फॉर्म एक्सेप्ट होता है, उनको इजाजत मिलती है इलेक्शन लड़ने की जी, लेकिन हमारे दोस्तों को इसमें क्या प्रॉब्लम दिखती है, नंबर एक। दूसरा यह कि अगर उनके हक में वोट नहीं पड़ता, उमर साहब के हक में वोट पड़ता तो सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन उमर साहब ने चूंकि इलेक्शन हारा है और इंजीनियर रशीद साहब ने जीता, तो ये इमोशनल वोट हो गया है, ये सेक्शनिज्म हो गया, अब ये एक्सट्रीमिज्म हो गया, या इस्लामिस्ट हो गया। ये मेरे ख्याल में इससे बढ़कर और कोई गैर जिम्मेदार बयान हो ही नहीं सकता। और हमारा जो बयान इस पर रिएक्शन आया है वो आपने पढ़ा होगा वहीद साहब का कि 87 में जो लोग इलेक्शन लड़ रहे थे उन पर भी इसी तरह के इल्जाम लगे और बाद में देखा आपने कि उसका खमियाजा 30 साल से हम भुगत रहे हैं। तो हमारी बड़ी रिक्वेस्ट है जो जितने भी लोग यहाँ पर जिम्मेदार हैं और बिलखुसूस जो इंपॉर्टेंट पोलिटिकल पोजीशंस पर हैं, उनसे हमारी दरख्वास्त है कि 5 लाख लोग जिन्होंने इंजीनियर रशीद साहब के टैग न करें, वो मेन स्ट्रीम में आए हैं, उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, उन्हें अपने आप को एक्सप्रेस किया थ्रू ए प्रॉपर डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अगर आप उन 5 लाख लोगों को लेबल करेंगे तो 5 लाख फैमिलीज को आप लेबल कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए आप सिचुएशन को कहां ले जा रहे हैं। मेरे ख्याल में दिल खोलकर हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए रशीद साहब की कामयाबी, और उन सारे नौजवानों को मुबारकबाद देना चाहिए जिन्होंने इस प्रोसेस में हिस्सा लिया। नहीं, मुबारकबाद उनकी तरफ से दी गई। मेरा सवाल से ठीक है, मैं जरा बीजेपी से भी एक रिएक्शन ले लेता हूं। साहिल बशीर साहब, आप पर तो ये सीधा इल्जाम अब भी है, पहले भी लगा कि बाकी सारी चीजें साइडलाइन करके आपने जेल से एक शख्स को सिर्फ इसलिए मौका दिया ताकि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को नॉर्थ कश्मीर के अंदर हराया जा सके। आसिफ साहब देखिए, मैं पहले भी कई बार आपके चैनल के माध्यम से भी और बाकी चैनलों की ओर से भी वाजिया कर चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई पावर नहीं है या भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे वो हाँ ना फिक्टिशियस या प्रॉक्सीज खड़ी करे। forefront for the development, for the peace and for the progress of people of Jammu and Kashmir. जहां तक अभी इस स्टेटमेंट की बात है कि उन्होंने इलेक्शन क्यों लड़ाई, इट्स अ मैंडेट ऑफ ECI, इट्स अ मैंडेट ऑफ कंसर्न ऑफिसर, जिन्होंने उसको जो है फॉर्म एक्सेप्ट किया, वो लड़े, ये कॉन्स्टिट्यूशन उनको हक देता है और उस हक के हिसाब से उन्होंने लड़े। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को प्रॉब्लम ये है कि जो उनके सुप्रीमो स्टेटमेंट्स देते हैं, चाहे वो बार बार जिहाद के नाम पे स्टेटमेंट्स देते हैं, रिसेंटली उन्होंने वो एक स्टेटमेंट दिया मारो या मर जाओ, देन उसके बाद में इनका एक स्टेटमेंट ये भी आता है कि भारतीय जनता पार्टी कम्युनल पार्टी है, उसके बाद में इनका ये स्टेटमेंट भी आता है कि दे आर नॉट अदर देन टेररिस्ट। इन्होंने वक्तन फवक्तन ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं जो बिल्कुल भी लोगों को गवारा नहीं है, यहाँ के खास बिलखुसूस जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को। अभी प्रॉब्लम नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह है कि इनको बाहर का रास्ता दिखाया यहाँ के अवाम ने। नॉट ओनली मैं खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात नहीं करूंगा, मैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात भी करूंगा। जो लोग एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स देते हैं, उन लोगों को इसी कश्मीर के लोगों ने बाहर का रास्ता दिखाया है, और अभी इस वक्त इन ऐसे स्टेटमेंट से उन लोगों को एक गलत लेबल देना, मैं इसको कंडेम करता हूं। मैं समझता हूं कि इस पे FIR होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी इनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये दोबारा से इसको 89 की तरह इंस्टिगेट करना चाहते हैं। आई वांट टू अप्रेज इट। मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि ये वही फारूक अब्दुल्ला साहब है जिन्होंने यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की नींव डाली थी, जिन्होंने टाइम एंड अगेन यहाँ पे यहाँ के यूथ को खून रेजी से जो है धकेला है। तो साहिल साहब, पिछले 10 साल से आप क्या कर रहे हैं? तहकीकात कराइए ना, इतने ही शवाहिद आपके पास हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई सिक्योरिटी एजेंसी नहीं है जो तहकीकात करेगी। भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए काम करती है, जिस तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है, ये सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है उस चीज को इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है, जरा सिक्योरिटी एजेंसीज के पास पूरे प्रूफ है उस चीज के लिए। और जो भी ये एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स देते हैं, यहाँ पे प्रोवोकिंग स्टेटमेंट्स देते हैं ताकि यहाँ के अवाम और यहाँ के नौजवान गुमराह हो,
उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, फिरदौस साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा जरा। शेख फिरदौस साहब, आप सुन रहे थे, जरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। शेख फिरदौस, हेलो, शेख अवैस साहब, सॉरी अवैस साहब, जरा जवाब दीजिएगा, सॉरी। नो, इट्स ओके। नहीं देखिए, जैसे कि ये बात कर रहे हैं कि जनता ने जी इनको रास्ता दिखाया, ये दिखाया। साहिल साहब, पहले आप ये पता कीजिए कि 42 कॉन्स्टिट्यूंसीज 42 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमारी जीत हुई है। ये अवाम के सामने जो ये चीजें सब जो भी आपने प्ले किया, ये आने वाले टाइम में छुपता तो कुछ है नहीं। ये आने वाले टाइम में मुझे लगता है हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन या महीना, मुझे लगता है सच्चाई आगे आने वाली जरूर है। जहां तक रही बात ट्वीट की, मैं आपको कह रहा हूं कि ये परवीन स्वामी का ट्वीट था। ये उमर साहब ने दिखाया कि आपको भी पता है परवीन स्वामी एक पे, तो उनके यहां से ट्वीट आके कि देखिए कि लोगों का नजरिया है क्या। जहां तक रही इंजीनियर रशीद की जीत के बारे में बात, वो हमने, उमर साहब ने, कायद ने वेलकम, सबसे पहले वेलकम किया, हमने एक्सेप्ट किया कि जी चलिए इन्होंने जीता। बट रियलिटी देखिए, मैं कोई सियासत यहाँ पे कुछ करने नहीं आया हूँ। अब वो लोगों के पास भी पता है लोगों को कि हमने जी, जब लोगों से पूछा गया, हमारी टीम भी ग्राउंड पे गई कि पता करने के आखिर हुआ क्या, कि लोग इमोशनल हुए, उन्होंने रशीद इंजीनियर साहब के हक में वोट डाला, तो इसमें गलत बात क्या है। ठीक है ओवैस साहब, ठीक है, जो इलेक्शन तक 4 जून तक हुआ, क्या नहीं थी। ठीक है ओवैस साहब, 4 जून तक जो हुआ छोड़ जाइए, उसको छोड़ दीजिएगा। इंजीनियर रशीद साहब को मैंडेट मिला, लेकिन ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि उनकी जीत से कोई खतरा है सिक्योरिटी के रिलेटेड? चूंकि 2 अल्फाज मैं फिर से वही बता रहा हूं, आप बार बार जिन साहब का नाम ले रहे हैं उसके ऊपर कमेंट करके रद्द-ए-अमल जाहिर किया गया, और उमर अब्दुल्ला तो कोई छोटी मोटी शख्सियत है नहीं। फिर जो इस्लामिक मूवमेंट का जिक्र करना, उन तमाम लोगों का जो इंतहा पसंद थे या फिर मफाद परस्त थे, उन लोगों को इस तरीके से सूरत हाल के साथ जोड़ना, एक आम नौजवान को जो आपको वोट देना भी चाह रहा था या दिया भी होगा, वो भी थोड़ा इस वक्त कश्मकश में मुब्तला है कि आखिर लिख क्या रहे हैं उमर साहब। देखिए, मैं आपको एक चीज कहूंगा, देखिए जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग आपके सामने प्रेजेंट की, क्योंकि मैं आज भी हेडक्वार्टर्स में बैठा था जहां पे हर एक फर्द वेलकम कर रहा था कि इंजीनियर रशीद ने जीता। बट रियलिटी ये थी कि हमें भी, हमारे वहां पे भी गुफ्तगू चल रही थी कि हम भी एनालाइज कर रहे थे ग्राउंड पे कि आखिर हुआ क्या। हमें हर एक कॉर्नर से ये आया कि हकीकतन इमोशनल वोट जो रशीद इंजीनियर के हक में पड़ा। बाकी जो आप कह रहे हैं कि जो जितनी मेरी छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है, मैं आपको उस बात पे जवाब दे सकता हूं जब हमारे कायद उमर साहब आएंगे। आप जाके उनसे कल के डेट पे ये सवाल कीजिए, मे बी वो फिर आपको बेटर इस चीज का आंसर करेंगे। चलिए हमारे साथ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, मैं एक जवाब जरा पीडीपी से फिर से ले लूं। जरा अभी जवाब दीजिएगा रफीक साहब, आप तो 87 तक याद दिला दिया, और पहले महबूबा साहिबा जिक्र कर रही थी, और फिर जाकर अब जाकर वहीद पर्रा साहब की तरफ से भी जब फर्स्ट रिएक्शन आया तो मेंशन उनने 87 किया। 87 के जब अगर पत्ते कभी खुलते भी हैं तो फिर मुफ्ती साहब का भी नाम आएगा, और ये अच्छा नहीं है कि जो इस दुनिया में नहीं है उनका जिक्र किसी तरीके से किया जाए, इन मामलात में घसीटा जाए। फिर वो बातें क्यों की जा रही हैं जहां पर आप खुद भी कसूरवार बराह रास्त पाए जा सकते हैं, क्योंकि सिस्टम में आप भी डायरेक्टली इन्वॉल्व रहे हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, उस वक्त यहाँ की वजीर आला थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब। 87 के इलेक्शंस जब हो गए, 87 इलेक्शंस में जिस तरह से कांग्रेस और इनका इत्तेहाद बना, और उसके बाद जो नंगा नाच
यहाँ पर लोगों ने देखा डेमोक्रेसी का जिस तरह पामाल किया गया और डेमोक्रेसी को तहस नहस किया करके उन लोगों को जेलों में भर दिया गया, उनको सेपरेटिस्ट बताकर, उनको आतंकवादी बताकर, उनको पता नहीं क्या क्या नाम देकर उन लोगों को हराया गया। उसी तरह की सिचुएशन इस वक्त क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। आपको मैं एक बात बताऊं, होना तो ये चाहे था कि डॉक्टर उमर साहब वजीर आला रहे हैं, एक पार्टी के जिम्मेदार हैं, चाहे तो यह था कि वो इंजीनियर रशीद साहब को मुबारकबाद देते और खुले दिल से अपनी डिफीट को तस्लीम करते, लेकिन वो इसकी बजाय एक 5 लाख लोगों को आप कह रहे हैं कि ये रिवाइवल ऑफ इस्लामिस्ट मूवमेंट है, ये रिवाइवल ऑफ और सेक्शनिस्ट मूवमेंट है। तो आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? आप न सिर्फ सारे मुल्क बल्कि सारी दुनिया इस वक्त कश्मीर की इलेक्शन पर नजर रखे। अगर आप अपने लोगों को पेंट कर रहे हैं इस अंदाज से कि ये जी सेपरेटिस्ट है, ये जी इस्लामिस्ट है, ये जी जिहादिस्ट है, 5 लाख लोग, तो इनके फिर फैमिलीज मिलाकर आप देखिए कितने लोगों को आप तय करें। तो मेरा मतलब यह है कि आप वही सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं जो आपने 87 में की। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे फिर से, मैं बता रहा हूं ना, आप उन जख्मों को कुरेद रहे हैं जहां पर आप खुद भी फंसेंगे। 5 लाख नौजवान जब मेन स्ट्रीम में आए हैं तो हमें उनको वेलकम करना चाहिए और उनको पैटर्नेज देनी चाहिए, उन पर एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का हिस्सा और डेमोक्रेसी की खूबी ये है कि अगर आज किसी साहब ने, और पहली बार उमर साहब ने नहीं हारा है, हमने उनको गांधरबल में भी हराया है, उनको सनवार में भी हराया है, डॉक्टर फारूक साहब को हमने श्रीनगर में भी हराया है। तो इस तरह से प्रोजेक्ट करना कि उमर साहब ने हारा तो सब कुछ खत्म हो गया, ये पहली बार उन्होंने नहीं हारा। चलिए, इस पर मैं जरूर जवाब ओवैस साहब से थोड़ी देर में लूंगा। साहिल साहब जल्दी से कमेंट कीजिएगा, बीजेपी इस सारी सूरत-ए-हाल पर खुश क्यों हो रही है? हम पहले दिन से कह रहे थे और ये सबको पता है, आप ग्राउंड में ही नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी अब सारी चीजें जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेवर में गई, 35 से 42 सीटों पर वो लीड भी कर रहे हैं, जो असेंबली सेगमेंट वाइज जब हमने डिटेल्स कलेक्ट की, और आपका वोट शेयर भी 24% के आसपास, वो भी उससे नीचे चला गया, गिरावट दर्ज की गई। तो फिर खुशी किस बात की है भारतीय जनता पार्टी की यूनिट को? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी साहिल साहब, एंड द ऑनरेबल होम मिनिस्टर, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी आप ही से। जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था ड्यूरिंग देयर रैलीज एंड इन द कैंपेन बिफोर लोकसभा इलेक्शंस, उन्होंने अपील की थी लोगों से कि ये अब्दुल्लाज और मुफ्तीज को बराए मेहरबानी बाहर रखें और यहाँ पे पीस, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की ओर जाने दे। जो लोगों ने किया, एक्स चीफ मिनिस्टर्स मुफ्ती एंड अब्दुल्ला have been shown doors from the Kashmir. अच्छा, बीजेपी यूनिट इसी से मुतमईन है? 2 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हारे हैं। आसिफ साहब, लेट मी कंप्लीट प्लीज। दूसरी चीज ये है, ये जो इलेक्शन हुए, ये इलेक्शन किसी भी गन पॉइंट के शेडो के अंदर नहीं हुए, पीसफुली हुए। 6% लोगों ने वोट नहीं किया, 60% लोगों ने वोट किया। जो भारतीय जनता पार्टी का मंशूर था, जो भारतीय जनता पार्टी ने एक विजन दिखाया था यहाँ के जम्मू कश्मीर की आवाम को, वो पूरा हो गया। भारतीय जनता पार्टी खुद कंटेस्ट करी, उसने लोकसभा इलेक्शन में यह नहीं किया, हमारे लिए वो उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमने डेमोक्रेसी को जो है थ्राइव किया है, डेमोक्रेसी को बहाल किया है, जमहूरियत को यहाँ पे बहाल किया है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात की, वो कैसे साहिल साहब? जिन लोगों को आप सपोर्ट कर रहे थे उनकी तो जमानतें जब्त हो गई। हमने ओपनली किसी को सपोर्ट नहीं किया। We never supported anyone. We said we want these family. साहिल साहब वो ऑन रिकॉर्ड हर एक जगह पे है। क्या बात कर रहे हैं आप? आपने सपोर्ट नहीं किया, आपने तो खुला सपोर्ट बैट को किया, खुला सपोर्ट पीसी को किया। इनफैक्ट आज आपके एक राजौरी साइड, आई डोंट नो किस साइड के है वो, जम्मू साइड से, वो तो क्लियर कह रहे हैं कि हम जी इंजीनियर रशीद को भी सपोर्ट कर रहे हैं, इंजीनियर रशीद हमारा है। आप लोगों ने 2 सीटें जीती हैं, आप लोगों ने 2 सीटें जीती है, मैं कॉन्ग्रेचुलेट यू। लेकिन ये जीत का जश्न आपका कहीं पे नजर नहीं आया जितना आप हर एक सीट के हार का जश्न मना रहे हैं। चलिए, मैं थोड़ी देर में ओवैस साहब के पास फिर से आऊंगा, और साहिल साहब आप, फिरदौस साहब हमारे साथ हैं। फिरदौस साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं अवामी इत्तेहाद पार्टी से। आवाज थोड़ी डाउन कीजिएगा, फिरदौस साहब के पास चलते हैं। फिरदौस बाबा साहब, उमर अब्दुल्ला साहब के आपने पोस्ट पढ़ी होंगी, काफी सख्त रद्द-ए-अमल पीडीपी ने दिया। अवामी इत्तेहाद पार्टी कैसे एक ब्रूट मेजोरिटी में आपको जीत मिली है नॉर्थ कश्मीर से, कैसे आप देख रहे हैं फिरदौस साहब? क्योंकि प्रिंस हार गया, प्रिंस हार गया। कौन सी बात है यार? साहिल साहब रुक जाइएगा, मैं एक मिनट, मैं फिरदौस साहब से रिएक्शन ले लूं। आप एक फिरदौस साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा, आवाज आ रही है स्वामी जी है। आप ये सवाल जाके बीजेपी आप सेंटर में भी आ चुकी है, कम रह गया है वैसा स्वामी को ड्रामाबाजियों से बाहर आइए, में लेके ये बताइए कि अगर आपने ये देना किया, बाहर किस बुनियाद पे ये चीजों ट्वीट से किया बाहर उन्होंने? आइए। अच्छा, शेख ओवैस साहब और साहिल बशीर साहब रुक जाइएगा।
फिरदौस साहब को भी जरा सुन लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमें फिरदौस बाबा साहब ज्वाइन कर चुके हैं अवामी इत्तेहाद पार्टी से। मैं जरा जवाब देना चाहता हूं, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। अच्छा जल्दी से, मैं फिर फिरदौस साहब इंटरप्ट करूंगा आपको जल्दी से। ये बार बात 87 में पीसीसी चीफ मरहूम मुफ्ती साहब थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्टेट में वो सबको पता है, औकात नहीं है कोई रिट कराना, ये कराना। ये आप ये प्रोपेगेंडा बंद कीजिए। आप मुझे बताइए कि अगर 87 में रिट हुआ, कहीं पे एफआईआर, कहीं पे किसी कोर्ट में केस, जिन्होंने जीता, जो 5 अरे आपने 1.5 लाख जीते हुए उस टाइम पे एमएलए थे, वो तो असेंबली में भी चले गए। आप ये 87 का रोना मेहरबानी करके बंद कीजिए। आपके मरहूम मुफ्ती साहब उस टाइम पे पीसीसी चीफ थे, क्या लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? सत्यानाश करके रखा आप लोगों ने। अच्छा एहसास आपको होना चाहिए। अवैध साहब जरा ठहर जाइएगा। मैं आपने जो इल्जामात लगाए थे, मैं फिरदौस साहब से जवाब ले लूं। आवाज जरा डाउन कीजिएगा। फिरदौस बाबा साहब हमारे साथ हैं। फिरदौस साहब बात कंटिन्यू कीजिएगा। मेरा सवाल आपसे था उमर अब्दुल्ला साहब के ट्वीट पर, क्योंकि आपकी तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया था। जी पहले तो मुझे हैरानी होती है उमर साहब जैसे बड़े नेता हमारी कश्मीर के, उनकी तरफ से ऐसा फिर स्टेटमेंट आना, मुझे लगता है कि ये इस अवैध साहब जरा रुक जाइएगा, फिरदौस साहब को सुन लेते हैं। ये और कुछ नहीं। तो एक उनकी नजरों में हमारा कसूर ये हमारे गांव में उतरने से पोलिंग परसेंटेज इंक्रीज हो गई, ये हमारा उनकी नजर में कसूर है। और हमारे साथ नौजवान जुड़े, उन्होंने के जो लोग हैं उन्होंने उमर साहब की ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को रिजेक्ट कर दिया है। जो बाइकआउट के जो पैरासाइट बने हुए थे आज तक, लोगों ने उस बाइकआउट को छोड़कर स्ट्रीम में मेन धारा में आ गए। ये उनकी नजरों में, उमर अब्दुल्ला साहब की नजरों में हमारा कसूर माना जा रहा है। उमर साहब को मैं बता दूं कि अवामी इत्तेहाद पार्टी एक मुनज़्ज़म पार्टी है। रहे हैं हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है। हमने बखूबी, चाहे इंजीनियर रशीद साहब बाहर रहे हों या इंजीनियर रशीद साहब जेल में हों, हम डेमोक्रेटिक हमने इलेक्शंस लड़े हैं, चाहे डीडीसी के इलेक्शंस हों, और हमारी अच्छी खासी सीट्स भी मिली उसमें से भी, चाहे जो आपके पंचायती इलेक्शन हुए हमने उसमें हमारी कोशिश ये है कि एक अल्टरनेटिव हम दे दें जम्मू कश्मीर की आवाम को एक नया। जल्दी से बताइएगा काम कैसे चलेगा। आपके लीडर, आपके रहनुमा जीते हैं, अच्छे खासे वोट लिए हैं, लेकिन जेल में हैं। पोस्ट तो फिलहाल खाली है एक हिसाब नहीं। ये बार ये हमारे मुल्क की खूबी है। पहले तो मैं इलेक्शन कमीशन का शुक्रगुजार हूं, और दूसरा ये हमारा संविधान उसकी है कि एक बंदा जेल में रह के भी इलेक्शन लड़ सकता है। हम पे कोई ऐसा नहीं कर रहा है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें एलो कर रहा है। जब हम एलो कर रहा है, ये हिस्ट्री में पहली बार नहीं हुआ है। जॉर्ज फर्नांडिस साहब जो उन्होंने इलेक्ट लड़ा है जेल से, उसमें कोई मसला नहीं है। बाकी प्रेजेंटेशन मुझे लगता है कि एनसी के जो 3 मेंबरान थे अभी तक पार्लियामेंट में, उससे ज्यादा बेहतर कर सकते हैं इंजीनियर रशीद साहब। चलिए वक्त का हमें इंतजार करना होगा, कितना काम होगा कितना नहीं, आवाम कितनी मुतमईन आपसे होती है। आप चारों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास बस इतना ही। माजरत के साथ रफीक आथर, फिरदौस बाबा, साहिल बशीर और शेख अवैध साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। 5 के पंच में बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिएगा। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, और दिल्ली के अंदर हुकूमत किसकी होगी ये अगले 24 घंटों में तकरीबन सारी चीजें आपके सामने साफ हो जाएगी।